हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास +2 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपकी +2 क्लास की थर्ड बुक करेंगे। इस बुक से आपको एक तो प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है जो आपको 20 नंबर की आती है, और दूसरा आपको 15 नंबर का जो है यहां से इस बुक से आता है। तो बड़ी सिंपल आपकी ये जो बुक है ये बड़ी सिंपल है, क्योंकि एज कम्पेयर टू फर्स्ट बुक और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है इस बुक को जो है बहुत सिंपल माना जाता है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ज्यादा टिपिकल कार्य कोई कुछ नहीं है। इसके अंदर जो है 5-6 चैप्टर को शामिल किया गया है, जिसमें हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से चलेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट का है, जिसमें कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अनुसार बैलेंस शीट को किस प्रकार से बनाया जाता है। बैलेंस शीट की कुछ हेडिंग होती है जो आपको दी गई होती है, और अकॉर्डिंग टू वर्टिकल फॉर्मेट के अनुसार आपको बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि फाइनल अकाउंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनल अकाउंट एक प्रकार का अकाउंट होता है जो वर्ष के अंत में व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बनाया जाता है। अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो है वो जनरली दो भागों में बांटा जाता है। नंबर एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट अर्थात बैलेंस शीट। तो अगर बात करें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट की, अर्थात बैलेंस शीट की अगर बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट एंड सोल ट्रेडरशिप के अंतर्गत कंपनी की बैलेंस शीट और अंतिम खातों को बनाना जो है वो कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं था, परंतु अंतिम खातों को बनाना कंपनी के अनुसार, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को अंतिम खातों को बनाना जो है अनिवार्य है। अनिवार्यता के साथ साथ ये कहा जाता है कि वो सारे के सारे प्रोविजन जो पार्टनरशिप के अंदर और सोल ट्रेडरशिप के अंदर थे, वो सारे के सारे प्रोविजन इसके अंदर भी जो एज इट इज लागू होते हैं, जैसे आपके कंपनी जैसे आपकी सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप के अंदर लागू होते थे। अर्थात बनाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है, परंतु ये जरूरी है, ये यहाँ पर बात ज्यादा कंपल्सरी है कि फाइनल अकाउंट को अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट के अनुसार कंपनी के लिए बनाना अनिवार्य है। और कंपनी के लिए बनाना अनिवार्य भी एक फॉर्मेट के अनुसार है, जिसका कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अनुसार फॉर्मेट दिया गया है, जिसमें शेड्यूल 3 पार्ट 1 जो है वो आपका शेड्यूल 3 और पार्ट 1 जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बताता है, और शेड्यूल 3 पार्ट 2 आपका जो है वो कंपनी जो आपका बैलेंस शीट है उसको बताता है। तो इस प्रकार से जो इसको आप बनाएंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट के साथ साथ ये कहा जाता है कि प्रत्येक कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि जो कंपनी की ट्रू और फेयर पिक्चर जो है प्रस्तुत हो, और ट्रू और फेयर पिक्चर को प्रस्तुत करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कंपनी एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजन दिए गए हैं, उन प्रोविजन के अनुसार बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी फॉर्मेट दिया गया, उसके अनुसार इसको बनाना है। साथ साथ में ये भी कहा जाता है कि जब आप कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट और आपकी ऑडिटर की रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अब कौन कौन से प्रोविजन इसके अंदर है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई बार जनरली जो आपका इसका क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है वो पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रोविजन एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी के प्रोविजन कौन कौन से दिए गए हैं। तो जो व्हाट आर द प्रोविजन, जो प्रोविजन रिगार्डिंग कंपनी फाइनल अकाउंट, तो आपको पता होना चाहिए कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 की सेक्शन 120 से 138 तक के बीच में इसकी व्याख्या की गई है, और इसकी व्याख्या किस प्रकार से की गई है, जिसमें सेक्शन 128 क्या बोलता है, सेक्शन 128 बोलता है कि 128 के अनुसार ये कहा जाता है कि प्रत्येक कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वह अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट अपने रजिस्टर्ड कार्यालय में रखे। अर्थात रजिस्टर्ड कार्यालय का मतलब होता है कि ऐसा कार्यालय जो कंपनी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होता है, जिसका नाम और पता जो है कंपनी रजिस्ट्रार के पास होता है। तो प्रत्येक कंपनी के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि प्रत्येक कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसमें परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, इसी के साथ एनी टाइप ऑफ रिसिप्ट, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्राइंग या व्यवसाय के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन महत्वपूर्ण पुस्तकों को उसके रजिस्टर कार्यालय में रखना अनिवार्य है। तो सेक्शन 128 क्लियर सी इंडिकेशन दैट कि आपको प्रत्येक कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि प्रत्येक कंपनी को अपनी जो लेखा पुस्तकें हैं, वर्ड्स और बुक्स है, कोई भी जो बुक्स है
वो रजिस्टर कार्यालय में रखना अनिवार्य है। वो कैश बुक से लेकर सारी की सारी बुक्स भी इसके अंदर शामिल की जाती हैं। तो ये प्रत्येक कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि कोई भी कभी भी कहीं आए और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट मांगे तो आपके रजिस्टर कार्यालय में बुक्स होनी चाहिए। तो सेक्शन 128 आपको क्लियर पता लग गया होगा। उसके बाद अगर सेक्शन 129 की बात करें, सेक्शन 129 के अंदर जो है वो बहुत सारी बातें बताई गई हैं। सेक्शन 129 के अंदर है, सबसे पहली बात तो ये बताई गई है कि प्रत्येक कंपनी के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि जो कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट तैयार किया जाए। जैसे आप लोगों को बताया कि जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अनुसार तैयार किया जाता है। जबकि अगर बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट जो है वो शेड्यूल 3 और पार्ट 2 के अंदर जो है तैयार किया गया है। इस सेक्शन 129 की क्लियर इंडिकेशन देता है कि कंपनी के जितने भी जो आपके आप स्टेटमेंट तैयार करते हैं, स्टेटमेंट 2 जो मेन मानी जाती है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जिसके लिए ये कहा गया है कि उसका फॉर्मेट दिया गया है। तो जैसे आप लोगों को बताया कि कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 सेक्शन 129 के अनुसार जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट दिया है उस शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अनुसार दिया गया है, जबकि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट दिया गया है वो शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अनुसार दिया गया है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी की ट्रू और फेयर पिक्चर प्रस्तुत हो। नंबर 2 बात सेक्शन 129 के अंदर ही कही गई है, वो ये कही गई है कि प्रत्येक कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि जो आपकी एनुअल जनरल मीटिंग में जो आपने ये तैयार किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उनको प्रस्तुत करना होगा। और जब आप इनको प्रस्तुत करते हैं तो इसमें साथ साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और ऑडिटर की रिपोर्ट लिखाना अनिवार्य है। ये जो तैयार किए जाते हैं इसके बारे में भी क्लियर बताया गया है कि ये जो तैयार किए गए हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर तैयार करने अनिवार्य है। ये कैलेंडर ईयर से कम और कैलेंडर ईयर से ज्यादा भी हो सकता है। इट मे बी लेस देन कैलेंडर ईयर और मोर देन कैलेंडर ईयर। दैट मींस कि फाइनेंशियल ईयर को ही आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा कंपनी एक्ट के अनुसार, और ये कैलेंडर ईयर से कम और कैलेंडर ईयर से अधिक की अवधि भी हो सकती है। इसकी मैक्सिमम अवधि जो है 15 महीने की होती है, और यदि आप इसकी अवधि को बढ़ाना चाहें तो मैक्सिमम अवधि को 18 माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। और 15 माह से 18 माह की अवधि तक बढ़ाने के लिए आपको स्पेशल कंपनी रजिस्ट्रार की परमिशन लेनी होगी। यदि कंपनी रजिस्ट्रार आपको इस बात की परमिशन दे देता है तो मैक्सिमम अवधि को 18 माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। इस सेक्शन 129 ही बोलता है। तो सेक्शन 129 में दूसरी बात जो बताई गई है, जो अभी आपको पॉइंट एक्सप्लेन किया मैंने, कि इस सेक्शन के अनुसार ये कहा गया है कि आपको अपने जो आपके स्टेटमेंट है, चाहे वो बैलेंस शीट है, चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में जो है प्रस्तुत करना होगा। और एनुअल जनरल मीटिंग में प्रस्तुत करने के साथ साथ ये भी अनिवार्य कर दिया गया है कि ये जो है इस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिटर की रिपोर्ट जो है वो साथ में लगी होनी चाहिए। तो मैंने जैसे बताया, उसके बाद सेक्शन आपका 128 और 129 जो कंबाइंड रूप से बोलता है, ये होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बारे में बोलता है। होल्डिंग कंपनी वो कंपनियां होती हैं जो सब्सिडरी कंपनी पर अपना अधिकार रखती हैं, जिसके 51% से ज्यादा शेयर जो है दूसरी कंपनी के, जिस कंपनी के पास उसे होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। और जिस कंपनी का मैनेजमेंट और फंक्शनिंग जो है वो दूसरी कंपनी करती है, दैट इज कंपनी कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी। तो यहाँ पर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बारे में बड़ा डिटेल में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि सब्सिडरी कंपनी को अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एनुअल मतलब बनाना होगा और उसे प्रस्तुत करना होगा। नंबर 2 बात, इसको अपना बैलेंस शीट तैयार करनी होगी। नंबर 3 बात, कि होल्डिंग कंपनी के लिए जितने भी रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वो भी आपको तैयार करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि कंपनी को होल्डिंग कंपनी जो है वो सब्सिडरी कंपनी पर कितना शेयर जो है उसका हिस्सेदारी है, उसका भी जो है इसके अंदर व्याख्यान की करना अनिवार्य है। तो सेक्शन 128 और 129 जो है साथ साथ में मैंने जैसे आपको बताया होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की भी पूरा लेखा जोखा जो इसके अंदर तैयार किया जाता है, जिसमें सब्सिडरी कंपनी को अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रलेख तैयार करने पड़ते हैं। सब्सिडरी कंपनी को अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सब्सिडरी कंपनी को अपनी बैलेंस शीट, और सब्सिडरी कंपनी को अन्य डॉक्यूमेंट्स जो भी इंपॉर्टेंट है वो तैयार करने पड़ते हैं। साथ साथ में कि इसमें ये भी दिया होता है कि सब्सिडरी कंपनी का होल्डिंग कंपनी पर कितना होल्ड है, इसके बारे में भी ये बताया गया है। और यहाँ ध्यान रखें आपकी कि कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में ये सारी चीजें जो है वो आपको प्रस्तुत करनी पड़ेगी। जो कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है, जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो ये सारी चीजें भी वहां पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उसके साथ साथ ये कहा जाता है कि सेक्शन 128 और 129 के बाद ये भी कहा गया है कि सेक्शन 129 के अंदर भी
की जो आपकी एनुअल रिपोर्ट है और बोर्ड रिपोर्ट फाइनल अकाउंट के साथ, फाइनल अकाउंट में कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में जो आपकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी रिपोर्ट और जो आपका फाइनेंशियल ऑडिटर है उसकी रिपोर्ट भी जो है वो साथ में संलग्न होनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद सिग्नेचर, ये कहा जाता है कि कंपनी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रलेख हैं उन पर या तो कंपनी सेक्रेटरी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साइन होने चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक मैनेजिंग डायरेक्टर का होना अनिवार्य है। तो जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में जितने भी महत्वपूर्ण प्रलेख प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें कंपनी सेक्रेटरी के साइन के साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साइन होने चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम एक मैनेजिंग डायरेक्टर का होना अनिवार्य है। तो ये भी इसके अंदर कहा गया है। उसके बाद सेक्शन 137 के अंदर कि कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। कि कंपनी की जितनी भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। मतलब एनुअल जनरल मीटिंग होने के 30 दिन के अंदर अंदर। ध्यान रखें इस बात का कि कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग जब हुई उसके बाद 6 महीने में एक बार होती है एनुअल जनरल मीटिंग, और जब एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है तो उसके लिए ये कहा गया है कि आपको एनुअल जनरल मीटिंग प्रस्तुत करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर जितने भी महत्वपूर्ण प्रलेख आपने तैयार किए हैं, चाहे वो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड अकाउंट है, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट है, चाहे आपकी फाइनेंशियल ऑडिटर की रिपोर्ट है, इसको 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करना होगा। तो ये कुछ बातें थी जो प्रोविजन एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 सेक्शन 128 से 138 के बीच में थी। इन बातों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे जब आप करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रोविजन एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 या व्हाट आर द कंपनी प्रोविजन रिगार्डिंग प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट। तो उसके अंदर आपको ये सेक्शन 128 से लेके 138 तक की जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं, जो कुछ एक बातें जो बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं और इनको आपको प्रस्तुत करना होता है। तो ये सारी बातें थी कि आप लोगों ने इन सारी चीजों को ध्यान में रखा और किस प्रकार से जो है इसको आपने बनाया। तो उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपके पास एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ, क्योंकि इसकी इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोगों को बताया कि कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 और पार्ट 2 के अनुसार दिया है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो परफॉर्मा दिया गया है वो आपका कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अनुसार दिया गया है। सेक्शन 129 इसकी विस्तृत व्याख्या भी करता है। तो जिसमें जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे पहले आप बिल्कुल सेंटर में बैलेंस शीट लिखते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट में इसको बनाना अनिवार्य है, जिसका कंपनी अकाउंट के अंदर भी मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताया था कि किस प्रकार से जो है वो चाहे वो डिवेंचर था या कंपनी अकाउंट था, उसकी जब बैलेंस शीट बनाई तो उसमें आपको बड़ा डिटेल में बताया था कि किस प्रकार से जो बैलेंस शीट बनाई जाती है। परंतु साथ साथ में यहाँ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि किस प्रकार से बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट जब आप बनाते हैं तो ऊपर लिखते हैं बैलेंस शीट और जिस कंपनी की आप बना रहे हैं उस कंपनी का नाम। फिर आप सभी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अनुसार जो है इसका फॉर्मेट दिया गया, उसी फॉर्मेट के अनुसार आपने इसको बनाना है। पहला कॉलम आपका पर्टिकुलर का होता है, दूसरा नोट नंबर का, फिर डिटेल अमाउंट और टोटल अमाउंट, यानी कि कई बार इसके अंदर फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर और फिगर ऑफ करंट ईयर दोनों दिए होते हैं। तो इसको क्योंकि आपने इसका कंपैरिजन करना होता है तो फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर एंड फिगर ऑफ करंट ईयर आप लिखते हैं, जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी, अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की बात करें तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी ली जाती है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में इसके जो है हेडिंग बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में अंदर 3 आइटमें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो ये 3 चीजें इसके अंदर आती है। दूसरा हेडिंग जो बनता है इसका वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर आपका नॉन करंट लायबिलिटी है। फिर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आपको पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये 4 चीजें इसके अंदर आती हैं नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नंबर 1, नंबर 2 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नंबर 3 जो आपकी आती है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड द फोर्थ वन इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो इसका फोर्थ हेडिंग बनता है वो नॉन करंट लायबिलिटी का बनता है। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद अदर शॉर्ट टर्म जो आपकी लायबिलिटी है, इसके साथ साथ ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। उसके बाद असेट साइड जाते हैं। असेट साइड में लायबिलिटी साइड की ये 4 आइटमें 5 जो आपको आइटम बताइए वही आइटमें आती हैं, जबकि असेट साइड में इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक आपका नॉन करंट असेट और एक करंट असेट। नॉन करंट असेट के अंदर फिक्स्ड असेट, टेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और अदर जो आपके लॉन्ग टर्म असेट होते हैं, अदर नॉन करंट असेट होते हैं, वो सारे के सारे शामिल किए जाते हैं।
जबकि करंट असेट के अंदर आपके जितने भी करंट असेट है वो शामिल किए जाते हैं, चाहे वो ट्रेड रिसीवेबल है, चाहे आपका वो अदर करंट असेट है, या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की आइटम है। तो इस प्रकार से आपका असेट साइड का टोटल जो है वो लायबिलिटी साइड के टोटल से मिलता है। अर्थात सिंपल सी बात है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेजर हेडिंग ऑफ लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी की। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी की सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इक्विटी एंड लायबिलिटी की मेजर हेडिंग क्या है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी की मेजर हेडिंग है नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटी एंड नंबर 4 इज करंट लायबिलिटी। और इसी प्रकार से जब आप दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेजर हेडिंग ऑफ असेट साइड, तो मेजर हेडिंग ऑफ असेट साइड आज नॉन करंट असेट एंड करंट असेट। तो इस प्रकार से 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपको डेफिनेट मैक्सिमम टाइम जो है रिपीट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट आर द मेजर हेडिंग ऑफ लायबिलिटी साइड एंड व्हाट आर द मेजर हेडिंग ऑफ आपकी असेट साइड की, तो आपको बताया। उसके बाद अगर बात करें कि जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेयर होल्डर फंड के अंदर कौन कौन सी आइटम आती हैं, तो शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 आइटम आती हैं, शेयर कैपिटल, नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर 3 मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी की आपकी सब हेडिंग पूछी जाती है कि व्हाट आर द मेजर हेडिंग ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड अदर नॉन करंट लायबिलिटी दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये 4 चीजें जो है वो अदर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आती है। फिर करंट लायबिलिटी की आइटम पूछ लेते हैं, तो करंट लायबिलिटी की भी जो सब हेडिंग है इसी प्रकार से करंट असेट की और नॉन करंट असेट की सब हेडिंग पूछते हैं। इसके साथ साथ ये तो था कि किस प्रकार से बैलेंस शीट के अंदर जो आइटमें थी उन बैलेंस शीट की आइटमों को किस प्रकार से आप दिखाते हैं। कई बार आपके पास क्या दिया होता है कि आपके पास हेडिंग दी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछते हैं कि कैश इन हैंड और बिल रिसीवेबल, प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर पिक्चर, ये 4 आइटमें आपके पास दी होंगी और आपसे पूछा जाता है कि व्हाट की अंडर विच हेडिंग ये आती है। तो आप सभी जानते हैं कि करंट असेट, अगर करंट असेट की बात करें, कैश इन हैंड की बात करें तो करंट असेट के अंदर आता है। इसी प्रकार से अगर बिल रिसीवेबल की बात करें तो ये आपका करंट असेट के अंदर आता है। प्लांट एंड मशीनरी आपकी नॉन करंट असेट के अंदर आती है। इसी प्रकार से आपका फर्नीचर पिक्चर जो है वो नॉन करंट असेट के अंदर आता है। अर्थात आपके पास पर्टिकुलर आइटम्स नहीं होगी, आपको पूछा होगा इसकी हेडिंग क्या है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार हेडिंग के साथ सब हेडिंग भी पूछी जाती है। तो हेडिंग के साथ जब आप इसकी सब हेडिंग भी पूछते हैं तब आपने किस प्रकार से इसको दिखाना है। तो जैसे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड करंट असेट के अंदर आता है। अगर सब हेडिंग की बात करें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसी प्रकार से अगर बात करें कैश इन हैंड के बाद बिल रिसीवेबल की, तो बिल रिसीवेबल का करंट असेट, और अगर सब हेडिंग की बात करें तो ट्रेड रिसीवेबल। अगर बिल्स पेबल की बात करें तो बिल्स पेबल जो है आप सभी जानते हैं हेडिंग जो है वो करंट लायबिलिटी और सब हेडिंग जो है वो नॉन करंट लायबिलिटी। तो इस प्रकार से जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ साथ में आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन दिया होगा कि जो आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अनुसार कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया हो। तो जिसमें आपके पास दिया होगा कि सेक्शन 126, सेक्शन 126, सेक्शन 127, सेक्शन 128 या सेक्शन 129। तो जैसे आप लोगों को अभी बताया कि इसका फॉर्मेट जो है वो बैलेंस शीट कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 सेक्शन 129 के अंदर दिया गया है। इसी तरह से और क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जा सकते हैं कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की व्याख्या जो है वो कौन से सेक्शन के अंदर की गई है। तो सेक्शन 128 एंड 129 के अंदर की गई है। आपके पास डिफरेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होंगे जिसके अंदर आपको इसको बताना होगा। तो यह ध्यान रखें, आपका इस बात का ध्यान रखें कि आप इसको जो है वो बड़ा थोरली स्टडी कर लें, क्योंकि इस क्वेश्चन की इस चैप्टर के अंदर आपको जनरली जो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और जिस टाइप के आपने करने हैं वो आपको बड़ा डिटेल में बता दिया गया है। ये आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक तो रखना होगा, एक आपको प्रोविजन रखने होंगे, और कई बार आपसे पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ फाइनल अकाउंट। तो जब आपसे फाइनल अकाउंट के टाइप पूछे जाते हैं तो वो 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नंबर 2 बैलेंस शीट। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस के टाइप जो अलग हैं वो अगले चैप्टर में आपको बताए जाएंगे भी, इसको सब पार्ट में भी जो है वो डिवाइड किया जाता है और किस प्रकार से इसको बांटा जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।